नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय देहरादून में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। मंत्रिमंडल की इस बैठक में प्रदेश में मौजूद मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत दिए जाने को लेकर साल 2018 में जारी अध्यादेश के कार्यकाल को 3 साल के लिए एक बार फिर बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग्स का पानी इस्तेमाल करने पर अब पैसा नहीं देना होगा। धामी मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी मिली है और यूके स्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी मिली है। तो कैबिनेट में आए 20 प्रस्ताव। अध्यादेश की अवधि 3 साल और बढ़ाई गई है। 2018-2021 में 3 साल के लिए लाए थे अध्यादेश। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को बढ़ाया गया है। उत्तराखंड के धामी सरकार ने आखिरकार मलिन बस्तियों को बचाने के लिए निर्णय लेने का काम किया है, जिसमें उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 को आगे बढ़ाते हुए 2027 तक करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान सरकार के द्वारा मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर काम किया जाएगा, ताकि मलिन बस्तियों को मालिकाना हक मिल सके। सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। सरकार की तरफ से मलिन बस्तियों को बचाने वाला जो अध्यादेश था उसको लाने का काम यहाँ पर किया गया, यानी अगले 3 सालों के लिए अध्यादेश को बढ़ाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है। तीसरी बार ऐसा हो रहा है, 2027 तक इस मलिन बस्तियों के अध्यादेश को लाने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा सरकार की तरफ से जो सीमांत जो जनपद है उनके आर्थिकी को मजबूत करने का काम यहाँ पर किया गया। आने वाले दिनों में सरकार का आईटीबीपी के साथ एक MOU साइन होगा, जिसमें उत्तरकाशी जनपद, चमोली जनपद और पिथौरागढ़ जनपद के जो सीमांत क्षेत्र के जो लोग हैं वो सहकारिता के माध्यम से आईटीबीपी को मीट, अंडे या मछली को सप्लाई करने का काम करेंगे, जिससे इन क्षेत्रों में 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस जमा हो पाएगा। तो ये सीधे तौर पर सरकार का निर्णय कहा जा सकता है और ऐतिहासिक निर्णय इसे कह सकते हैं। ये कह सकते हैं कि आज की कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट के द्वारा मुहर लगाई गई है, जो आने वाले दिनों में विभागों के भीतर कर्मचारियों को सशक्त बनाने का काम करेंगे। साथ ही विकास के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम यहाँ पर रहेगा और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ दिखने लगेगा। कैमरामैन इंडिया वाइस। संशोधन उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है। मलिन बस्तियों के लिए आया अध्यादेश। जी, उत्तराखंड की 582 चिन्हित मलिन बस्तियों को बचाने के लिए विपक्षी दलों का दबाव काम आया। सत्तासीन बीजेपी सरकार मलिन बस्तियों को नियमित करने के लिए उत्तराखंड नगर निकाय प्राधिकरण विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश 2024 को लाने का काम कर रही है। धामी सरकार की कैबिनेट में इस अध्यादेश को मंजूरी मिलने का काम हुआ। 2027 तक इस अध्यादेश को बढ़ाने को लेकर मंजूरी मिल गई है। ऐसे में सवाल ये कि 6 साल तक सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर कोई काम क्यों नहीं किया। सरकार की तरफ से सिर्फ अध्यादेश पर अध्यादेश लाने का ही काम हुआ, ताकि मलिन बस्तियों को ध्वस्त करने से रोका जा सके। अब एक बार फिर से निकाय चुनाव आता देख सरकार ने इस अध्यादेश को 3 साल की म्याद तक और बढ़ा दिया, जबकि विपक्षी दलों की मांग हमेशा से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की रही है, क्योंकि चिन्हित 582 मलिन बस्तियों में सरकार के तमाम विभागों ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया है, जिसमें मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिए बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार यानी कि हरीश रावत की सरकार में मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था,
जिसमें 582 मलिन बस्तियों को चिन्हित किया गया और उनके नियमितीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन 2017 में सत्ता परिवर्तन के बाद अभी तक मलिन बस्तियों के नियमितीकरण पर कोई काम नहीं हुआ, जबकि कांग्रेस की सरकार के वक्त बनाई गई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर जमीनों के स्वरूप को वैधानिक तरीके से बदलना होगा ताकि भविष्य में इन मलिन बस्तियों को नियमित किया जा सके। आपको बता दें कि 2018 में बीजेपी की तत्कालीन सरकार ने मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश को लाने का काम किया, जिसका कार्यकाल 3 साल तक का था। फिर 2021 का वक्त आया और 2021 में त्रिवेंद्र सरकार ने एक बार फिर से 3 साल के लिए उसे और बढ़ा दिया और अब 2024 में धामी सरकार ने भी एक बार फिर से इस अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला ले लिया। उत्तराखंड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन पर सहमति दी गई। इसमें जो हमारी मलिन बस्तियां हैं उसमें भारत सरकार द्वारा जो मलिन बस्तियों की व्यवस्था करने के लिए उनके लिए जो व्यवस्था दी गई है, उनके कुछ और संशोधन उसमें किए गए, उसको देखते हुए ये अध्यादेश लाया जा रहा है और इसमें जो पूर्व निर्धारित समय की 6 वर्ष की उसको 9 वर्ष किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से लगातार मलिन बस्तियों के नियमितीकरण की मांग को उठाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो बीजेपी हमेशा से चुनाव को आता देख कोई न कोई शिगुफा जनता को गुमराह करने के लिए ले आती है और वही हुआ, जबकि बीजेपी की तरफ से धामी सरकार के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। ये चुनावी शगुफा है। 2016 में कांग्रेस की सरकार अध्यादेश लाई थी। दुर्भाग्य से कुछ ही महीनों बाद सरकार गिर जाती है और उसके बाद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बन जाती है और वो रह जाता है। उस समय भी ये नियम बनाया गया था, नगरपालिका से उम्मीद की गई थी, उनसे मांग की गई थी कि आप ज़मीनों का जो स्वरूप है और भी कुछ प्रपत्र थे उनकी तैयारी करिए और इनको रेगुलराइज करने की प्रक्रिया इस पर लागू होगी। लेकिन 7 साल के अपने कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे नहीं बढ़ी। निकाय चुनाव को देखते एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश गरीबों को हो रही है ताकि उनके वोट लाकर उनको ठगा जा सके। ये नित्य झूठ बोलने वाली पार्टी है, नित्य नए सपने दिखाने वाली पार्टी है और हकीकत ये है कि अध्यादेश जो 3 साल के लिए लाने की बात हो रही है केवल और केवल निकाय चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। देखिए, मलिन बस्तियों को लेकर के हमारी सरकार ने जब भी अवसर रहा है तो उन लोगों के भले के लिए, उनके विकास के लिए, उनके किस प्रकार से उनको बचाया जा सके, इन सब चीजों को लेकर के सरकार ने हमेशा तत्परता भी दिखाई। और पिछली बार अगर हम बात करें तो मलिन बस्तियों के लिए रेगुलाइजेशन एक्ट भी जो है हमारी 2017 में सरकार लेके आई। निश्चित रूप से कैबिनेट कोई उचित फैसला उनके लिए लेगा कि किस प्रकार से उनको बचाया जा सके, किस प्रकार से उनकी बेहतरी के लिए हम निर्णय ले सके। इस पर हमारी सरकार निश्चित रूप से बेहतर निर्णय लेगी। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों की सियासत हमेशा ही राजनीतिक दलों के लिए चुनाव में वोट बैंक हासिल करने का एक बड़ा मुद्दा रही है, जबकि अब मलिन बस्तियों की जनता अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुकी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि निकाय चुनाव में जनता सरकार के वादे पर भरोसा करती है या फिर विपक्ष के आश्वासन पर। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। प्रदेश में मलिन बस्तियों के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने देहरादून के भीमराव अंबेडकर पार्क, शास्त्री नगर, खाले में मलिन बस्ती वासियों के साथ धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए बार बार बस्ती वासियों में डर का माहौल पैदा करती है। निकाय चुनाव से ठीक पहले सरकार बार बार अध्यादेश की मियाद बढ़ा रही है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रही। उन्होंने सरकार से मलिन बस्ती वासियों को मालिकाना हक दिए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि यदि सरकार ने ऐसा नहीं किया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत और गर्म होने लगी है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही इस उपचुनाव को जीतने को लेकर अलग अलग दावे कर रही है, जबकि इस उपचुनाव पर देहरादून से लेकर दिल्ली तक की निगाहें टिकी है। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के पैनल को लेकर जहां एक तरफ कांग्रेस में घमासान तेज है, तो वहीं भाजपा में भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है।
कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर घमासान इसलिए भी मचा हुआ है कि यहां पर पहले प्रदेश नेतृत्व के द्वारा 2 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए, इसके बाद प्रदेश प्रभारी ने 2 और पर्यवेक्षक नियुक्त किए। ऐसे में इसकी संख्या 4 कर दी गई और अब जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं वह यही है कि पर्यवेक्षक कौन है, अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को देने के बजाय सीधे पार्टी हाईकमान को भेज दी है। पर्यवेक्षकों की इस रिपोर्ट के बाद अब प्रदेश के भीतर कांग्रेस में घमासान तेज है, जबकि दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा भले ही ऑल इज वेल की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बन गए हैं। एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई भी नेता है वो सब पार्टी के अनुशासन के दायरे में ही रहते हैं। किसी भी व्यक्ति ने, जो भी वहां दावेदार है, किसी ने इस प्रकार की बात नहीं कही है और भारतीय जनता पार्टी जो वहां पर जो हमारी रायशुमारी और जो सर्वे वहां कराया गया है उसके आधार पर केंद्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से फैसला लेगा और एक अच्छे सुयोग्य प्रत्याशी, क्योंकि हमारे पास योग्य प्रत्याशी बहुत सारे हैं वहां, लेकिन जिसको भी पार्टी टिकट देगी, कमल के फूल के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, एक अनुशासन के दायरे में काम करते हैं और जिसको भी प्रत्याशी घोषित किया जाएगा उसके लिए सभी, चाहे दावेदार हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी कमल के फूल के काम करने वाले और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक जीत के लिए भाजपा के कार्यकर्ता वहां काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया रही है और अगर उस प्रक्रिया के तहत पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को न सौंप करके सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी है, तो इस पर जो है जो अन्य दावेदार है उनको ऐतराज है और निश्चित तौर पर जो अन्य दावेदार है उनको भी विश्वास में लिया जाना चाहिए था। अगर उनको विश्वास में नहीं लिया गया है और सीधे मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है तो इसका विरोध होगा और अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर हम केंद्रीय नेतृत्व तक जाकर के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। नहीं, जिस तरीके से प्रत्याशी चयन को लेकर के मनमाना रवैया अपनाया जा रहा था, पर्यवेक्षक मनमाने तरीके से अपनी रिपोर्ट दे रहे थे, उस आशंका से पहले ही मैंने प्रदेश के सह प्रभारी को अवगत करा दिया था और मैंने कहा था इसमें पारदर्शिता बरती जानी चाहिए थी और जो भी वहां पर दावेदार है उनको विश्वास में लिया जाना चाहिए था। लेकिन बताया जा रहा है, जैसे समाचार पत्रों में छपा है, कि रिपोर्ट सीधे केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है और मनमाने तरीके से प्रत्याशी थोपने का प्रयास हो रहा है। निश्चित तौर पर ये गलत है। रुड़की रेलवे स्टेशन के पास पाडली गुर्जर और तेलीवाला गांव को जोड़ने वाला अंडरपास जो करीब 1 साल पहले 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही का शिकार हो चुका है। इस अंडरपास का निर्माण हरिद्वार के पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की कोशिशों से कराया गया था। इसके बनने से पाडली गुर्जर सहित आसपास के 20 गांवों को इसका लाभ मिला था, जिससे लोगों का रुड़की आना जाना आसान हुआ था। लेकिन इस अंडरपास की समस्या पहली बारिश के बाद ही सामने आ गई थी, जब इसमें जलभराव होने के कारण यह एक तालाब में तब्दील हो गया। पानी की निकासी को लेकर किए गए अस्थायी समाधान और रेलवे प्रशासन की लीपापोती के बाद इसे कुछ दिनों के बाद बंद भी किया गया था, लेकिन जल्द ही इसे फिर से खोला गया। इस घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय विधायक उमेश कुमार ने इसे मौत का अंडरपास बता दिया है और इसका नाम मौत का अंडरपास दिया है। इस घटना ने अंडरपास के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर किया है, जिससे लाखों लोगों की जान जोखिम में है। वही हल्दूचौर में दिन दहाड़े हुई फायरिंग की घटना के बाद जिले की पुलिस प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए महज 2 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना ग्राम देवरामपुर में आपूर्ति निरीक्षक मोहित कठैत की अध्यक्षता में आयोजित सस्ते गल्ले की दुकानों की बैठक के दौरान हुई, जहां मोहित जोशी और राजू पांडे के बीच कहासुनी के बाद वाद विवाद बढ़ गया। थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार घटना के बाद वादी कैलाश चंद्र अपनी दुकान दौलिया हल्दूचौर पहुंचा, तभी 3 कारों में सवार आरोपियों ने उस पर पथराव और गोलीबारी की। किसी तरह वादी ने भागकर अपनी जान बचाई। एक सरकारी दुकान के आवंटन को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ और एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को डराने के लिए और वहां अपना वर्चस्व जमाने के लिए
उनके ऊपर जो है फायर किया और जो है उसको जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पुलिस ने तत्काल एफआईआर रजिस्टर की और एफआईआर रजिस्टर करते हुए इसमें 6 अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया। साथ ही जिस वेपन से गोली चली है वो वेपन भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया है। 6 लोग गिरफ्तार किए हैं, इनमें से 3 लोगों का आपराधिक इतिहास है और ये लोग पूर्व में भी आपराधिक जो गतिविधियां उनमें संलिप्त रहे हैं। अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश से ये इस तरीके का इलीगल वेपन लेके आए हैं और जो बाकी अभियुक्त हैं उनके बारे में जो उनका आपराधिक इतिहास के बारे में पूछताछ चल रही है। वहीं युवाओं को फोटोग्राफी के जरिए रोजगार से जोड़ने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, जिसकी अवधि अब निगम द्वारा बढ़ाई जा रही है। इस बात पर गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रबंध निदेशक प्रशांत आर्य ने कहा कि 30 अक्टूबर तक प्रतियोगिता की आखिरी तारीख रखी गई है, जिसे आगे बढ़ाकर अब 10 नवंबर तक यह प्रतियोगिता चलने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि निगम में कोई फोटोग्राफर न होने के कारण युवाओं को यह मंच दिया गया है ताकि वो निगम की परियोजनाओं के साथ जुड़कर फोटोग्राफी में अपना भविष्य बना सके। देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरें बढ़ते आगे। रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 13 में आज सुबह सफाई करते समय सफाई कर्मी की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिसके चलते सभी सफाई कर्मियों में भारी रोष देखने को मिला है। सभी कर्मियों ने इकट्ठा होकर सिविल लाइन थाना पहुंचकर 4 लोगों के खिलाफ तहरीर देते हुए जल्द ही कार्यवाही की बात भी कही है। वहीं स्थानीय पार्षद नवनीत शर्मा का कहना है कि इस मामले में वह सफाई कर्मियों के साथ हैं और किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सिविल लाइन का है, वार्ड नंबर 13 का, गली नंबर 3 L2 में। रोज की बात है, हमारे सफाई कर्मचारी जब से क्षेत्र लगा है वहाँ सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय पार्षद और अधिकारियों के कहने पर। लेकिन आज देखने को मिला कि सफाई कर्मचारी जब वहाँ सफाई के लिए रोज की बातें जाता है, आज भी गया और सफाई का कार्य करता है, तो इसके साथ अभद्रता की जाती है। अभद्रता पुलिस में हमने तहरीर दी, लेकिन मैं पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठाऊंगा, क्योंकि जिस प्रकार से हमने यहाँ कम से कम 2-3 घंटे वेट किया एक पीड़ित के तौर पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीड़ित को समय पे बिठाया जा रहा है, समय दिया जा रहा है और जो दोषी हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, ये तो गलत है। क्षेत्रीय पार्षद के कहने पर भी और हमारे जो नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त हैं, जो अभी उन्होंने नया भार संभाला है, उन्होंने भी आग्रह किया, लेकिन पुलिस पता नहीं किस तरीके का कार्य कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। दोषी को संरक्षण देना चाह रही है पुलिस। आपकी मांगे पूरी नहीं है? मांगे नहीं है हमारी, मांगे एक अलग होती है, मांग नहीं है हमारा। तो आग्रह है, अभी हम आग्रह कर रहे हैं। अगर इस आग्रह पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके पश्चात उसके बाद उस क्षेत्र का काम तो बंद ही होगा, साथ में नगर निगम रुड़की का शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर दी जाए। में विपक्ष ने सरकार से स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर सवाल किया था, जिस पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षकों की 100% भर्ती करने के लिए अक्टूबर तक का लक्ष्य रखा था और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने शिक्षार्थियों की संख्या को आधार बनाया है, जिसके अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। शिक्षा विभाग नई तैनाती के लिए 28 अक्टूबर को काउंसलिंग करने जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा और काउंसलिंग के बाद भी जिन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत होगी वहां LT परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की तैनाती कर दी जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश के स्कूलों में ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो सालों से स्कूलों से गैर हाजिर है या फिर फर्जी तरीके से नौकरी में आए। देखिए, पूरे उत्तराखंड प्रदेश में मैंने सदन में भी कहा था कि हम अक्टूबर तक 100% टीचर दे देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी अब 5वीं काउंसलिंग जो है 28 तारीख को हो रही है बेसिक शिक्षा की, और कोई भी स्कूल उत्तराखंड की ऐसी नहीं होगी जहां कि हमने टीचर विहीन होगी। हमने कहा है कि जहां मिनिमम 5 बच्चे हैं वहाँ हम 1 शिक्षक देंगे, जहां 5 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 2 शिक्षक देंगे, जहाँ 30 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ 3 शिक्षक देंगे, जहाँ 70 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 4 शिक्षक देंगे और जहाँ 100 से ज़्यादा बच्चे वहाँ 5 शिक्षक देंगे। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तराखंड प्रदेश में अब 100% शिक्षक हमने दे दिए हैं
और एलटी का भी रिजल्ट जो है नवंबर 1 सप्ताह आने वाला है। एलटी में भी हम 100% टीचर देने का काम कर रहे हैं। अब टीचरों की कमी पूरे प्रदेश में कहीं भी रहने वाली। वहीं रामनगर में मिलावट के खिलाफ प्रशासन की टीम ने अभियान चलाया, जहां अभियान चलाते हुए गंदगी में प्रतिबंधित केमिकल से बना रहे दिवाली को लेकर कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें सोन पापड़ी, मिल्क केक और बतासे सहित 3 कारखाने सील किए गए। तो 3 कारखानों को सील किया गया है रामनगर में। मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई, और ऐसे में 3 कारखानों को सील किया है पुलिस प्रशासन ने। वहीं जिलाधिकारी सवीन बंसल को शहर के कुछ जगहों पर अवैध रूप से पटाखे का स्टोरेज और खरीद करने की शिकायत मिलने पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए नगर मजिस्ट्रेट को टीम के साथ गश्त करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी के दिशा निर्देशन के अनुपालन में आज आईएसबीटी के समीप एमडीडीए के सामने आनंद फायर बॉक्स के गोदाम पर छापेमारी अभियान चलाते हुए अवैध रूप से संचालन और अनियमित पर कार्रवाई करते हुए गोदाम को सीज कर दिया गया है, जबकि अन्य गोदाम के निरीक्षण के दौरान गोदाम में मानक को नजरअंदाज कर चलाया जा रहा था, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह ने गोदाम संचालक को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा कि जिलाधिकारी सवीन बंसल ने सुरक्षा को देखते हुए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। लापरवाही और अनियमित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के सख्त निर्देश हैं कि जो हमारे इस प्रकार के ऐसे अवैध भंडारण हैं या अवैध संचालन है, उनको किसी प्रकार से इस प्रकार की अनुमति न दी जाए, इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी हम लोगों ने जितने पटाखा विक्रेता थे उनके साथ बैठकें भी की थी और हमने सबसे अपील भी की थी कि मानकों का अनुपालन करते रहें। लेकिन ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कई लोग अवैध रूप से भंडारण कर रहे हैं, जिसमें मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं, या पूर्व जो हमारे इंस्पेक्शंस हुए थे उनके जो इंस्पेक्शन हुए थे उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिया कि जितने भी ऐसे प्रतिष्ठान हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती है, उनका औचक निरीक्षण भी किया जाए और उनके विरुद्ध यदि मानकों का पालन नहीं किया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाए। वही खबर कोटद्वार से है, जहां कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सोना नदी रेंज में गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड पर तस्कर हाथी ने हमला कर डाला। हमले में तस्कर हाथी ने अपनी सूंड से फॉरेस्ट गार्ड की पसलियां तोड़ डाली है, साथ ही अपने दांतों से फॉरेस्ट गार्ड को बुरी तरह जख्मी कर दिया। आनन फानन में फॉरेस्ट गार्ड को बेस अस्पताल कोटद्वार लाया गया है, जहां पर उनकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। तो एक तस्कर आया, 3 लोग थे, सभी भागे। तो एक विवेक कुंडीर नाम का जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है, उस पर सूंड से उसके बाईं तरफ उस हाथी ने मार दिया और उसका दांत बाएं माह में चुभा हुआ है। प्राथमिक इलाज यहाँ पर कर दिया है। उसके बाएं तरफ की जो रिब्स हैं, छाती की हड्डियां हैं, वो उसमें मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए देवभूमि समाचार।